नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आईएएस टॉपर और सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहने वाली अधिकारी टीना डाबी की तरह उनकी छोटी बहन रिया डाबी भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद से रिया काफी सुर्खियों में है, लेकिन अब रिया की यही पॉपुलैरिटी उनके लिए परेशानी बन गई है। दरअसल रिया के नाम पर अब सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी की जा रही है। ये बात खुद रिया ने अपने अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए बताई है। WHO से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के बाद विदेश मंत्रालय को वैक्सीन के लिए अनुमोदन हासिल करने के लिए कई देशों से बातचीत कर रहा है। WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी वैक्सीन को 3 नवंबर को मिली है। विदेश मंत्रालय वैक्सीन को लेकर विभिन्न देशों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है। वहीं इस संबंध में भारत के राजनयिक मिशन भी अपने अपने मेजबान देशों के साथ बातचीत में लगे हैं। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से EUL के बाद कोवैक्सीन को मान्यता दिलाने की कोशिश में तेज कर रहे हैं। ऐसे में WHO की मंजूरी के बाद वैक्सीन को मान्यता देने वाले सरकारों की संख्या बढ़ सकती है। इस समय में कई देश ऐसे हैं जो वैक्सीन डोज लगाए हुए भारतीयों को अपने देशों में क्वारंटीन के बिना भी यात्रा की मंजूरी दे रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की भारतीय वेरिएंट कोविशील्ड को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर कोवैक्सीन को भी करीब 1 दर्जन देशों ने अनुमोदन दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने नए प्लान पर काम कर रहा है। कोवैक्सीन को मंजूरी दिलाने की तैयारी भी कर रहा है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर थे, तब तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होने से पहले ही 4 धाम से जुड़े पुरोहितों की यात्रा का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की अपील की जाए। विरोध बढ़ता देख यात्रा से 3 दिन पहले अफरा तफरी में उत्तराखंड के सीएम, राज्य में मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल पुरोहित समाज से बातचीत के लिए केदारनाथ गए थे। देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग प्रतिनिधि मंडल में पीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में भले ही अभी कोरोना केस सबसे कम आ रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आगामी दिनों में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका जताई है। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले लोगों को जल्द से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। पिछले कुछ दिनों से विदेशों में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। रूस, अमेरिका, UK, टर्की, यूक्रेन समेत कई देशों में हर रोज 25,000 या उससे अधिक कोरोना के केस मिल रहे हैं। भारत में इन देशों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए अभी से सभी को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही टेस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चन्नी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएम ने कहा कि हमने रविवार की आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर और 5 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के बाद लोगों को राहत मिली है। अब पंजाब सरकार ने भी कटौती करने का फैसला किया है, जो कि आज रात से ही लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट की कटौती की गई थी, जिसे 4 नवंबर को जारी किया गया था। दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण से तंग आकर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, कसौली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद पहले ही वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला में ऑक्यूपेंसी 70 से 80% पहुंच गई। पहाड़ों के सुहावने मौसम का लुत्फ लेने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। हरियाणा से शिमला घूमने आए योगराज, अंकुश सेठ और दीपक अरोड़ा ने बताया कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने से मैदानी इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ों की साफ आबो हवा में कुछ दिन बिताने के लिए शिमला पहुंचे हैं। कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेनें अगले 1 हफ्ते के लिए एडवांस बुक चल रही है।
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अश्वनी बांबा का कहना है कि दिवाली के बाद पहले वीकेंड पर कसौली, शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा में टूरिस्ट बढ़े हैं। गुजरात का टूरिस्ट आना शुरू हो गया है। अगले हफ्ते में महाराष्ट्र के सैलानियों की आमद शुरू होने की उम्मीद है। मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले मनाली में सैलानियों की आमद बढ़ी है। रोहतांग में हुई बर्फबारी ने सैलानियों को आकर्षित किया है। आने वाले दिनों के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि वीकेंड पर शिमला में सैलानियों की आमद बढ़ी है। मैदानों में बढ़े प्रदूषण से बचने के लिए टूरिस्ट पहाड़ों पर आ रहे हैं। आगामी विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान क्रिसमस और न्यू ईयर पर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर और नवंबर माह घाटी में पैराग्लाइडिंग उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक मौसम उड़ानों के अनुकूल रहा। रविवार को और अधिक संख्या में पर्यटकों के घाटी में दस्तक देने की उम्मीद है। बिलिंग होटल एसोसिएशन के प्रधान सतीश अब्रोल ने बताया कि लॉकडाउन के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ा है और इससे होटल व्यवसाय पर भी अनुकूल असर पड़ा है। पायलट ज्योति ठाकुर का कहना है कि मौसम के अनुकूल रहने पर शनिवार को अधिकांश पायलट उड़ानों में व्यस्त रहे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित जिला जेल में बंदियों ने सुबह किसी बात को लेकर पथराव कर आग लगा दी। आग की लपटें देख कैदियों में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से जेल में अलार्म बज गया। हमले में सिपाही जितेंद्र व एक बंदी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें लोहिया अस्पताल भेजा गया। बंदी के पेट में गोली लगी है। सिपाही की आंख पर पत्थर लगा है। सूचना पर सीओ सिटी प्रदीप सिंह व फतेहगढ़ कोतवाल जयप्रकाश पाल कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। करीब 30 मिनट से लगातार अलार्म बज रहा था। बंदियों ने डिप्टी जेलर शैलेश कुमार सोनकर पर सुबह हमला कर दिया था। उनके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद ही बवाल शुरू हो गया। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरापुर थाना क्षेत्र निवासी संदीप हत्या के मामले में जिला जेल बंद था। हालत बिगड़ने पर उसे सैफई रेफर किया गया था। उसके इलाज के लिए दौरान मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर बंदियों ने सुबह जेलर पर हमला कर दिया। जेल से 3 गोलियां चलने की आवाज आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के लिए फायरिंग की है। बंदियों को आरोप है कि संदीप को समय से इलाज नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत हो गई। दिवाली के दिन सही भोजन ना दिए जाने का भी बंदियों ने आरोप लगाया था। उनका कहना है कि दिवाली पर आहते ना खोले जाने से भी बंदी आसपास में मिल भी नहीं सके थे। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। आंखों की खुजली की परेशानी भी बढ़ गई है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में हैं। सफ़र में अनुसार दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता 436 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें PM10 का स्तर 412 और PM 2.5 का 286 है। दिल्ली एनसीआर के करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर पर उजाला अंधेरा सफेद धुआं छाया हुआ है। नोएडा की हवा भी 450 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर हरियाणा के जिंद तक की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हो गई है। शनिवार को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं नोएडा व गुरुग्राम दूसरे व तीसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बने रहे। प्रदूषण पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने बताया था कि रविवार को भी राहत नहीं मिलेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को गाजियाबाद का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 466 दर्ज किया गया था। इस बीच शहर के कई इलाकों का प्रदूषण स्तर 500 से 600 के बीच में रहा। दूसरी तरफ 461 के सूचकांक के साथ नोएडा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। वहीं गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता 456 रिकॉर्ड किया गया। CPCB विशेषज्ञों का कहना है कि हालात आपातकाल के नजदीक आ रहे हैं। सोमवार तक इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही। हवा की चाल तेज होने से प्रदूषण स्तर में कमी आ सकती है। बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना रहेगा।
पुराने लखनऊ के नखास मार्केट में स्थित सिटी कार्ट शॉपिंग मॉल में शनिवार रात भीषण आग लग गई। मॉल के ऊपर बने फ्लैट में रहने वाले 10 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने लोगों को सीढ़ी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में धुएं की वजह से एक शख्स की हालत बिगड़ गई। एफएसओ चौक आर.के. यादव अपने कंधे पर लाद कर शख्स को नीचे उतार कर लाए। देर रात आग पर काबू पा लिया गया। शनिवार रात करीब 9 बजे मॉल में ग्राहक मौजूद थे। अचानक धुआं और आग की लपटें देखकर लोग बाहर की तरफ भागे। मॉल के अंदर धुआं भरने लगा। आग को काबू करने के लिए लोगों ने पानी डालना शुरू किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी चौक फायर स्टेशन से पहुंच गई। इंस्पेक्टर चौक रत्नेश सिंह भी बचाव कार्य में डट गए। मॉल में तीसरी और चौथी मंजिल पर फ्लैट बने हैं। यहां परिवार रहते हैं। आग लगने के बाद लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन धुआं भरने के बाद तकरीबन 10 लोग तीसरी मंजिल पर ही फंस गए। बचाव का शोर सुनकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बाहर से सीढ़ी लगा दी। इसकी मदद से 4 लोगों को नीचे उतारा गया, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित मॉल की छत पर ले जाया गया। मॉल की चौथी मंजिल पर रहने वाले कंबर मिर्जा धुआं की वजह से बेसुध हो गए। एफएसओ आर.के. यादव आग की लपटों के बीच ऊपर पहुंच गए। वहां से कंबर मिर्जा को कंधे पर उठाकर एक कर्मचारी की मदद से बचाकर नीचे लेकर आए। देर रात तक बचाव के काम जारी थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अब सोमवार को फायर विभाग आग लगने के कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद पहले पंजशीर और अब इस्लामिक स्टेट उसके गले की फांस बन रहा है। हालांकि तालिबान ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंदूक के दम पर कुचलने का काम किया है। पंजशीर में छिड़े विद्रोह को उसने इस तरह शांत किया था और अब तालिबान ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक स्टेट के 55 से अधिक आतंकियों को घुटने के बल ला दिया है। तालिबान का कहना है कि उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया है। इससे पहले भी उसने 65 आतंकियों के आत्मसमर्पण का दावा किया था। अफगानिस्तान ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट तालिबान की गले की फांस बन चुका है। वह तालिबान के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए लगातार हमले कर रहा है। इसमें कई तालिबान लड़ाकों की मौत भी हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट ने पिछले दिनों बयान जारी किया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान को बर्बाद करने का काम किया है और वह इसे खत्म करेगा। पिछले 2 महीने में आईएस ने अफगानिस्तान में आतंकी हमले भी बढ़ा दिए थे। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।